हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फंज एजुकेशन। और दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में ही ऊष्मा यानी ताप मापनी में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज़ अपना रिव्यू दें, बताएं कैसा लगा वीडियो, जिससे मैं और बेहतर कर सकूं अपने लेक्चर्स को। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई सेल्सियस ताप पैमाने पर दिया गया है टीसी में, उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखते हैं फार्मूले पे। TC/100 विच इज़ इक्वल टू TF यानी फ़ारेनहाइट में चेंज करना है -32/180। तो TF वो इक्वल हो जाएगा 32 डिग्री प्लस 9/5 TC। अब TF इज इक्वल टू TC प्लस 273.15। इसमें अगर कोई भी सेल्सियस पैमाने में 273 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट में। आगे चलते हैं। पारे का तापक्रम। पारे के तापमापी में पारे के ऊष्मीय प्रसार के गुण का उपयोग किया जाता है। इसमें पारे के स्तंभ की किसी लंबाई L की ही तापमापक गुण है। आगे चलते हैं दूसरे पे। स्थिर आयतन गैस तापमापी। किसी गैस का स्थिर आयतन पर दाब गैस के ताप के साथ बदलता है। जैसा ताप दिया जाएगा वैसा उसका आयतन मतलब दाब जो है वो बदलता रहेगा। थर्ड पर प्लेटिनम प्रतिरोध मापक्रम। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध जो है वो तार के साथ बदलता है। फिर यदि तापमापियों में गैसों का दबाव लगभग शून्य हो जाए तो एक ही ताप के लिए सभी तापमापियाँ एक ही पाठ प्रस्तुत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी को प्रमाणिक माना है, जबकि तापमापी में हाइड्रोजन गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पारे के 1 मीटर दाब पर भरी गई है। आगे चलते हैं। स्थिर आयतन वायु तापमापी। इसको प्रोफेसर जॉली ने इस्टेब्लिश किया। इसके द्वारा वायु के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन स्थिर रखकर भिन्न भिन्न तापों पर वायु का दाब माप सकते हैं। इसका लाभ है, देखिए ये बना हुआ है ऐसे करके। लाभ इसके हैं, गैसों में द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रसार होता है, अतः गैस तापमापी अधिक सुग्राही होता है। दूसरा है, गैसों का प्रसार नियमित एवं एक समान होता है। तीसरा है, सभी गैसों का जो प्रसार गुणांक होता है वो समान होता है तथा भिन्न भिन्न गैसों के तापमापी एक जैसी माप देते हैं, यानी गैसों का सभी प्रसार गुणांक समान होता है। चौथे पे चलते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी से बहुत नीचे तथा बहुत उच्च ताप नापे जा सकते हैं। अब इनके कुछ दोष हैं। सबसे पहला है, आकार बड़ा होने के साथ असुविधा होती है उपयोग करने में। दूसरा है, ताप मापने के लिए वायुमंडलीय दाब जो है वो उसका जानना आवश्यक है, जो कि समय अवस्थान के अनुसार बदलता रहता है। आगे चलते हैं दूसरे पे। प्रमाणिक स्थिर आयतन गैस तापमापी। हाइड्रोजन के तापमापी को जिससे स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन के दाब परिवर्तन द्वारा ताप मापते हैं। इसमें हाइड्रोजन भरा होता है। प्लेटिनम तथा इरिडियम की मिश्रित धातु का बना होता है। इसमें शून्य चिन्ह सूचक I की सीध में होता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी से आप -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। हीलियम गैस से तापमापी से -200 से नीचे -268 डिग्री तक आप माप सकते हैं। नाइट्रोजन से 500 डिग्री से ऊपर यानी 1500 डिग्री तक आप नाप सकते हैं। ऊंचे ताप पर H यानी हाइड्रोजन विसरण के द्वारा बल्ब से बाहर निकलती है, जबकि N नहीं निकलती है, जबकि H जो है निकल जाती है ज़्यादा ताप बढ़ाने पर। आगे चलते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। किसी तार के धातु के तार का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसमें पोर्सिलीन की नली होती है, धारा नियंत्रक होता है और एक इमीटर लगा होता है। आगे चलते हैं।
किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक उस पदार्थ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध के तार का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर तार के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलिका की नली में प्लेटिनम तार के दोनों सिरों को तांबे के संयोजक तार से जोड़ देते हैं। इन संयोजक तारों को अभ्रक की चकतियों से गुजारकर एक एबोनाइट के ढक्कन पर ढके लगे संयोजक पेचों से जोड़ देते हैं। ऐसे होता है, एक नली होती है सिलिकॉन की, ऐसे करके यहाँ जो है एबोनाइट का ढक्कन होता है, ऐसे करके, और यहाँ चकतियाँ होती हैं ऐसे करके। इसी में से तार जो है, तांबे के तार ऐसे जोड़े होते हैं, यहाँ पिन लगे होते हैं ऊपर, इसी से संयोजन किए रहते हैं। संयोजक तारों के प्रतिरोध को प्रभाव को निष्फल करने के लिए प्रतिकारी तार लगा देते हैं, जिससे ये चिपके ना इधर उधर। अभ्रक की चकतियाँ इसीलिए लगाई जाती हैं। अभ्रक की चकतियों के होने से तांबे के तार एक दूसरे को छूते नहीं और नली में वायु की संवहन धाराएं भी नहीं बनती। आगे चलते हैं। इनका गुण जो होता है, इसकी माप बहुत परिशुद्ध होती है, क्योंकि तार का प्रतिरोध बहुत यथार्थ से नापा जा सकता है। सेकंड पर यह तापमापी से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक के नापे जा सकते हैं। थर्ड में यह शून्यांक के परिवर्तन से मुक्त है, क्योंकि शुद्ध तथा तापानुशीलन किए गए प्लेटिनम का एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध सदैव उतना ही होता है। आगे चलते हैं। इसकी ऊष्माधारिता अधिक होने से यह वस्तु की काफ़ी ऊष्मा ले लेता है तथा कम नापता है। दोष हैं ये। सेकंड पर चलते हैं। तापमापी की जो नली होती है वो ऊष्मा चालकता कम होती है उसकी। थर्ड पर ताप बहुत शीघ्रता से नहीं नापता है, टाइम लगाता है। फोर्थ जो है, प्लेटिनम तापमापी से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप नहीं नापा जा सकते, क्योंकि ऊंचे ताप पर प्लेटिनम का वाष्पन होने लगता है, जिससे कि तार का प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, बदल जाता है। आगे चलते हैं। ताप युग्म तापमापी। यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। सीबेक प्रभाव के बारे में देखते हैं क्या होता है। जब दो विद्युत जो विभिन्न धातुएं जैसे एंटीमनी व बिस्मिथ के मोटे तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बना देते हैं, ऐसे ये जो मोटे तार हैं ये ऐसे करके इनको जोड़ करके ये बना दिया जाता है। यहाँ दूसरी होती है और यहाँ जो है अलग से, इसको जोड़ करके बना दिया जाता है। इस परिपथ के दोनों संधियों को भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही है सीबेक प्रभाव। धारा की दिशा प्रयुक्त धातुओं पर निर्भर करती है, जैसी धातु लगाई जाए उसी पर निर्भर करती है। दो धातुओं से बना प्रबंध ताप युग्म कहलाता है। अब दो धातुएं अलग अलग हैं, इनसे जो बना प्रबंध है वो ताप युग्म कहलाता है तथा वैद्युत वाहक बल को हम ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मान जो होता है मिली वोल्ट की कोटि का होता है। यह प्रयुक्त की गई धातुओं की प्रकृति तथा दोनों संधियों के तापांतर पर निर्भर करती है। पहली जो होगी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी उसको हम शीतल संधि तथा सेकंड को हम T डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे। तब तो संधि का ताप बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल E का मान बढ़ता है। जैसे भी तब संधि बढ़ेगी का टेम्परेचर वैसे वैसे विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तथा एक विशेष ताप पर E मैक्सिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा उदासीन ताप। तब संधि का ताप जो है अधिक बढ़ाने पर EMF का मान एक ऐसा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी लिमिट भी आएगी अधिकतम, यानी एक विशेष ताप पर अधिकतम हो जाएगा E का मान, वो उसको उदासीन कहेंगे। लेकिन जैसे उसके आगे और बढ़ाएंगे तो EMF घटने लगेगा तो अंत में शून्य भी हो जाएगा, तो इस ताप को हम उत्क्रमण ताप कहते हैं। आगे चलते हैं। तप्त संधि के ताप को और अधिक बढ़ाने पर ताप विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाती है, यानी कम होने लगती है तो दिशा बदल जाती है, अर्थात विद्युत धारा विपरीत बहने लगती है। पहले होगी उसके बाद शून्य होगी फिर विपरीत बहने लगेगी। आगे चलते हैं। लोहे
तांबे के युग्म के लिए उदासीन ताप 270 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उत्क्रमण ताप 540 होता है। इसमें उष्माधारिता कम होती है, ये -200 से 1600 तक माप सकता है और 1000 से नीचे ताप मापने में यह प्लेटिनम तापमापी से कम यथार्थ है। आगे चलते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ये स्टीफन के नियम के अनुसार है और उसी पर आधारित बनी है। उच्च ताप को मापने वाले यंत्र को उत्तापमापी कहते हैं। स्टीफन का नियम कहता है कि जब कोई वस्तु बहुत उच्च ताप पर होती है तो यह दीप्त दिखाई पड़ती है। जैसे हमारा सूर्य बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है तो इसलिए हमको चमकीला दिखाई पड़ता है, तथा वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित करने होने वाले विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके द्वारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापे जा सकते हैं। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तापमापी में अवतल दर्पण का। फिर प्रकाशिक उत्तापमापी, यह जो है वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। ये पूछा जा सकता है प्रकाशिक उत्तापमापी किस पर आधारित है और पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी हमारा स्टीफन के नियम पर तथा प्रकाशिक उत्तापमापी वीन के विस्थापन नियम से संबंधित है। तो आगे देखते हैं। किसी तप्त वस्तु से उत्सर्जित विकिरण में महत्तम ऊर्जा वाले विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होगी यानी लैम्डा m यानी मैक्सिमम, लैम्डा में m = मैक्सिमम, तथा वस्तु के परम ताप के गुणनफल के जो गुणनफल होता है वो नियत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य होती है मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य वो इन्वर्सली होती है किसके, t के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है t के। आगे चलते हैं। प्रकाशिक उत्तापमापी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अदृश्य तंतु उत्तापमापी, दूसरा होता है ध्रुवण उत्तापमापी। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका होती है। इसमें क्रॉस तार तथा अभिदृश्यक नेत्रिका के बीच में क्रॉस तार लगे होते हैं। तंतु को गर्म करने के लिए बल्ब के तंतु में श्रेणी क्रम में बैटरी, धारा नियंत्रक व एमीटर लगा होता है। प्रकाशिक उत्तापमापी का जो परास होता है यानी कहाँ तक माप सकता है वो उसमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे चलते हैं। कार्य और ऊष्मा, हाँ ठीक है देख लेते हैं। कार्य और ऊष्मा। कार्य जो होता है जब ऊर्जा का स्थानांतरण निकायों के तापांतर पर निर्भर नहीं करता तो उनके बीच स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का कार्य कहते हैं। उसमें यानी स्थानांतरण ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करता, यानी तापांतर पर डिपेंड नहीं करता तो वो कार्य कहलाएगा। लेकिन जब ऊष्मा होगी, जब ऊर्जा का स्थानांतरण निकाय के तापांतर के कारण होगा, मतलब अगर एक ऊर्जा कम है एक ताप ज़्यादा है तब ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ऊष्मा कहलाएगी। आगे चलते हैं। किसी ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य जो होगा वो किसी निकाय द्वारा यानी जिसकी अवस्था को ताप, दाब व आयतन के पदों में व्यक्त किया जाए वो ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा। जो कृत कार्य होगा वो डेल्टा W बराबर P × डेल्टा V होगा। यदि किसी प्रक्रम में निकाय का आयतन बढ़ता है तो कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है तथा उसे धनात्मक माना जा सकता है। अगर आयतन बढ़ रहा है तो कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है और उसे धनात्मक माना जाएगा। यदि प्रक्रम में एक आयतन घटता है तो कार्य निकाय पर किया जा रहा है तो उसे ऋणात्मक माना जाएगा। किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किए गए कार्य का मान न केवल निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है बल्कि उस पथ पर निर्भर करता है जिसके द्वारा वह प्रक्रम किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा
अथवा निकाय पर किए गए कार्य का मान न केवल प्रारंभिक अथवा तथा अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, बल्कि उस पद पर निर्भर करता है जिसके द्वारा वह प्रक्रम किया जा रहा है। आगे चलते हैं। यदि कोई निकाय दाब तथा आयतन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तब दाब आयतन वक्र एक बंद वक्र हो जाए। जानते ही हैं, जब कोई भी निकाय का जो दाब और आयतन विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर फिर वहीं आ जाए तो आ जाएगा ये क्या, ये जो वक्र होगा वो एक बंद वक्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस दशा में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य अथवा निकाय पर किया गया नेट कार्य वक्र के घिरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यदि दाब आयतन वक्र का अनुरेखण दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त दिशा में होता है, तो नेट कार्य निकाय द्वारा किया जाएगा। यदि अनुरेखण वामावर्त यानी बायां साइड से हो रहा है तो नेट कार्य निकाय पर किया जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आपका कमेंट से चेक करूँगा। थैंक यू।